अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि समाजशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र सेकंड से संबंधित है, इंडियन सोसाइटी, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कमज़ोर वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में भारतीय समाज में कमज़ोर वर्ग कौन सा है और वे कौन सी विशेषताएं हैं जो कि कमज़ोर वर्ग के लिए भारतीय समाज के अंतर्गत मानी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारतीय समाज है, जो कि कुछ लोग यहाँ समृद्ध हैं, सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, तो अनेक ऐसे लोग भी हैं जिनके पास आवश्यक सुख सुविधाओं की कमी है, या ये कहें कि उनके पास वे सुख सुविधाएँ भी नहीं हैं जो कि जीवन जीने के लिए या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। वे लोग अंधविश्वासों से, परंपराओं से और जड़ मान्यताओं पर निर्भर करते हैं और राष्ट्रीय जीवन की जो मुख्य धारा है उससे कटे हुए होते हैं। चाहे सामान्यतः हम देखें तो चाहे अल्पसंख्यक हो, कमज़ोर वर्ग हो, ये लोग अनुसूचित जातियों, जनजातियों, श्रमिकों व भूमिहीन श्रमिकों को इसके अंतर्गत लिया जाता है। और इन कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए भी योजनाएं बनाकर इनका विकास किया जा रहा है। तो यदि हम देखें तो इन सभी को पिछड़े वर्गों के अंतर्गत रखा गया है, जिन्हें अन्य पिछड़े वर्ग से संबोधित किया जाता है, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य वो नहीं है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में केवल ओबीसी या ये कहें कि ओबीसी को सम्मिलित किया गया है। यहाँ अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, इन सभी को इसके अंतर्गत रखा गया है। यदि हम भारतीय संविधान के अनुसार बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के साथ ही साथ अन्य पिछड़े वर्ग को भी प्रयुक्त किया गया है। तो जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है, वहीं इन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले कोई कल्याणकारी व्यवस्थाएं नहीं थी, परंतु जब इसकी आवश्यकता महसूस की गई तो इस ओर ध्यान दिया जाने लगा। और इन अन्य पिछड़े वर्गों में कौन कौन सी जातियाँ हैं, उनके निर्धारण के क्या आधार हैं और उनके उन्नयन और विकास के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कमज़ोर वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक का परिभाषा क्या है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वीकर सेक्शन, दलित्स एंड माइनॉरिटीज़। तो जो भारतीय समाज है उसमें कमज़ोर वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक की अवधारणा बहुत अस्पष्ट है, या ये कहें कि वो स्पष्ट से उनका विभाजन नहीं किया गया है। समाज में रहने वाले वे लोग जो विभिन्न सुख सुविधाओं से वंचित हैं, चाहे वे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, इनसे पिछड़े हैं, साथ ही जाति, लिंग और धर्म के भेदभाव के कारण शोषित हो रहे हैं, उन्हें पिछड़े वर्ग में स्थान दिया जा सकता है। अर्थात किसी भी प्रकार से चाहे वो जाति हो, वर्ग हो, लिंग हो, धर्म हो, उसमें उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, उसके अनुसार वे शोषित हो रहे हैं, उन्हें पिछड़े वर्ग के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। और विभिन्न जो आयोग बने हैं इनसे संबंधित, उसमें भी इसकी अवधारणाएं रखी गई है। यदि देखें तो बी आर कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने भौगोलिक रूप से वंचित, ग्रामीण, खेतीहर मजदूर, औद्योगिक व श्रमिक आदि को कमजोर वर्ग कहा है। जो भौगोलिक रूप से वंचित है, ग्रामीण है, खेतीहर मजदूर है, औद्योगिक व श्रमिक, इन सभी को इन्होंने कमजोर वर्ग कहा। और भारतीय समाज में जिन जातियों के जन्म या अन्य सामाजिक आधार पर सदियों से शोषण होता रहा है, उन्हें इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि यदि देखा जाए तो वास्तव में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी अक्षम माने जाते हैं और उन्हें सामाजिक दृष्टि से भी सुख सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। तो उन्हें जो समाज में सम्मान मिले, शिक्षा मिले, धन और योग्यता की दृष्टि से जो दुर्बल होते हैं, उन्हें कमजोर या पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया गया है।
अर्थात सभी प्रकार से, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सभी क्षेत्रों में जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उन्हें इस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। अब देखें तो जो कमज़ोर और दलित और अल्पसंख्यकों के लिए जो आयोग बना, काका कालेलकर आयोग, उसकी बात करें तो पिछड़े लोगों से संबंधित अखिल भारतीय स्तर का पहला आयोग जो था वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 को स्थापित किया गया था। और इसमें स्पष्ट कहा गया था कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि को ध्यान में रखकर पिछड़े वर्गों का निर्धारण करें, उनकी सूची तैयार करें और उनकी सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं का पता लगाएं। और जो आयोग ने भारत की 70% जनसंख्या को पिछड़ा माना था, जिसके ये आधार उन्होंने बताए थे, जो कि जातीय संस्करण में निम्न सामाजिक स्थिति रखता हो, अर्थात जिसे ये कहा जाता हो कि ये निम्न जाति वर्ग से आता है। दूसरा, शैक्षिक प्रगति का अभाव हो, जिसमें शिक्षा की कमी हो, शिक्षा का स्तर निम्न हो। तीसरा, राजकीय सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, अर्थात जो नौकरशाही है या राजकीय सेवा है उसमें उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। चौथा है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। कहने का तात्पर्य है जो कि जातिगत स्तर पर निम्न स्थिति रखता हो, जो कि शैक्षणिक प्रगति का इसमें अभाव हो, राजकीय सेवा में अपर्याप्त उसका प्रतिनिधित्व हो या व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में वो पिछड़ा हो। ये सभी जो हैं इनको कहा गया कि ये सभी अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं। अच्छा, अन्य पिछड़े वर्ग की ये व्याख्या की, अर्थात इसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसको आधार, पिछड़े व्यक्तियों का आधार न मानकर संपूर्ण जाति को पिछड़ेपन का आधार माना और निर्धनता, मकान, व्यवसाय आदि के आधार पर पिछड़ेपन का निर्धारण किया गया। अगला है पिछड़े वर्गों के आंदोलन, कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे संबंधित कौन कौन से आंदोलन हुए अपने विकास के लिए, अपनी विकास की संभावनाओं को खोजने के लिए, अथवा समाज की जो मुख्य धारा है उसके बराबरी में आकर खड़े होने के लिए। तो अनेक ऐसे आंदोलन हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी पिछड़े वर्गों की स्थिति को समाज में सुदृढ़ बनाने की मांग को लेकर आंदोलन किए गए हैं। जैसे बात की जाए तो ज्योतिराव फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिराव फुले जो थे जाति से माली थे और इस समाज में माली, तेली, कुलवी और सती जातियाँ प्रमुख थी। तो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्त्री शिक्षा, समाज सेवा, महिला मुक्ति एवं सुधार, अनाथालय और लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो वास्तव में ये बहुत बड़ा सक्रिय आंदोलन था जो कि ब्राह्मणों के विरोध में चलाया गया था, जिसका ब्राह्मणों ने विरोध भी किया था। जो फुले हैं उन्होंने हिंदूवाद का भी विरोध किया था और दो पुस्तकें इनकी बहुत प्रमुख हैं, सार्वजनिक सत्य धर्म और दूसरा गुलामगिरी। वास्तव में इन दोनों पुस्तकों का सकारात्मक प्रभाव पिछड़े वर्गों पर पड़ा है और बाद में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो ये आंदोलन हिंदूवाद के विरोध में था या ये कहें ब्राह्मणों के विरोध में चलाया गया था। दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नैयर ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाया जो पिछड़ी जातियों के हितों को लेकर चलाया गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, मतलब जो द्रविड़ों का संगठन है, उसकी स्थापना 1949 में अन्नादुराई ने अखिल भारतीय द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की 1970 में एम.जी. रामचंद्रन ने की थी। ये दोनों ही संगठनों ने ब्राह्मण विरोधी तत्वों पर जोर दिया गया था, अर्थात दोनों ही संगठन ब्राह्मण विरोधी तत्वों की बात करते थे। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाया गया। इसमें एक और आंदोलन था श्री नारायण धर्म परिपालन, जो केरल में हुआ, जिसे नारायण गुरुस्वामी ने किया था और इस आंदोलन में गैर ब्राह्मण नायर जाति के उत्थान पर जोर दिया गया था। मतलब इसे भी एक सुधारवादी आंदोलन माना जाता है। तो इन आंदोलनों के जो दो प्रमुख कारण हैं वो ये थे कि दक्षिण में जितने भी आंदोलन हुए वे या तो ब्राह्मणवाद के विरोध में हुए या पिछड़े वर्गों के उत्थान और जातीय संस्करण में उच्च स्थिति प्रदान की जाने के संबंध में थे। ब्राह्मणों को सदैव ही विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं, समाज में उच्च स्थिति प्राप्त हुई है और ये जातियाँ इन्हीं कारणों से इन आंदोलनों को किया या फिर इन आंदोलनों का विकास हुआ। एक प्रमुख कारण इनका ये भी था
कि जो प्रभु जाति है, राजनीतिक दृष्टि से जो प्रभु जातियाँ कही जाती है, वो एकीकृत ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास योजना, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार व हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उनको मिला है। और इनमें उत्तर प्रदेश के जाट और गुर्जर, बिहार के कुर्मी एवं यादव जातियाँ इसके उदाहरण हैं। तो इन जातियों को जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार ने पिछड़े वर्ग के आंदोलनों को उभारा, पिछड़े वर्ग के आंदोलनों को जन्म दिया है। तो ये उपरोक्त जो आंदोलन हैं उनके अतिरिक्त भी अनेक असमानता के विरोध में आंदोलन हुए, नौकरी और शिक्षा में स्थान आरक्षित कराने के उद्देश्य से आंदोलन हुए, और वर्तमान समय में पिछड़े वर्गों के लिए अलग राज्य की मांग ने उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड आंदोलन को जन्म दिया था। कहने का तात्पर्य है कि अनेक आंदोलन हुए। यदि हम उत्तराखंड आंदोलन की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है या किया गया, वो उसका जो प्रारंभ है मुलायम सिंह यादव ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण सुविधा देने के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। तो वास्तव में जब 1950 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, तब पृथक राज्य का दर्जा इसको मिलना चाहिए। तो 1991-92 की योजना आयोग की रिपोर्ट में इसे पिछड़ा राज्य माना गया। इस प्रकार से 24 अगस्त 1994 को इसकी स्वीकृति दे दी गई और उत्तराखंड पृथक राज्य में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून शामिल किए गए। इन 8 जिलों वाले उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। इसमें छात्र वर्ग भी सम्मिलित हैं। वास्तव में इस आंदोलन के 2 पक्ष थे। पहला, एक तो अलग राज्य की स्थापना, और वहाँ पे जो पिछड़े वर्गों की जनसंख्या है उनका अनुपात 3% से भी कम है, अतः 27% आरक्षण उत्तराखंड में लागू न किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि जो 3% जनसंख्या है केवल वो पिछड़े वर्ग की है, तो उसमें ये लागू नहीं किया जाए। तो इस प्रकार से अनेक आंदोलन हुए और सरकार ने भी इसके लिए अनेक प्रयत्न किए कि किस प्रकार से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। तो इससे संबंधित आगे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, और इसके अलावा जो इससे संबंधित जो समस्याएं हैं और सुझाव हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।